चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपके दिमाग में पहले क्लियर कर देता हूं, हीमोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हीमोपोइसिस, बच्चे जो हैं एरिथ्रोपोइसिस एक्सप्लेन करके आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस और हीमोपोइसिस जो हैं दोनों ही एक अलग अलग कैटेगराइजेशन है। यहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस की अगर आप बात करेंगे तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है ओनली फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, केवल आरबीसी का फॉर्मेशन। और अगर आप हीमोपोइसिस की बात करेंगे तो हीमोपोइसिस के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, ग्रेन्युलोसाइट्स हो, एग्रेन्युलोसाइट्स हो, डब्ल्यूबीसी का कोई भी पार्ट हो, ये सारी चीजें हीमोपोइसिस के अंदर आती है। अब एरिथ्रोपोइसिस का केवल एक मतलब होता है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। अब एरिथ्रोपोइसिस जैसा कि यहां पर नाम है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर मेरी जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर भी मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के जो टर्म्स नेम है वो मैंने आपको बताया है कि भाई आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस की, इट मीन्स नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, एरिथ्रो का मतलब आरबीसीज और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनना, तो आरबीसी का बनना। एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है बोन मैरो। जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर, चाहे फिर वो फीमर हो, स्केपुला हो, ह्यूमरस हो, जितने भी आपकी लॉन्ग बोन्स हैं उनका अगर एंडिंग पार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर बोन मैरो होती है और वहीं पर फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है। तो जो लॉन्ग बोन्स के जो एंडिंग पार्ट्स हैं ये आपको यहाँ पर डायग्राम में छोटे छोटे डॉट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, इसी को कहा जाता है बोन मैरो। अब छोटी सी एक नॉर्मल सी यहाँ पर एक कॉमन बात है कि सर आपने बताया कि भाई एरिथ्रोपोइसिस अलग है, हीमोपोइसिस अलग है, लेकिन दोनों जो प्रोसेस हैं वो होती कहाँ है? होती है सिर्फ बोन मैरो के अंदर ही। तो बोन मैरो, तो हीमोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस दोनों की जो फॉर्मेशन साइट है वो है आपकी बोन मैरो। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी वे में मैंने आपको यहाँ पर दो तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भाई एरिथ्रोपोइसिस को आप दो तरीके से आप समझ सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका आरबीसी प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन। आरबीसी का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है और मैचुरेशन किस तरीके से होता है, ये दोनों चीजें। तो आरबीसी का प्रोडक्शन एंड द मैचुरेशन स्टार्ट होता है आपका प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल से। अब यहां पर एक नया वर्ड आया है जो कि है स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब होता है, जैसे कि एक चीज हम लोग हर बार जो फर्स्ट क्लास होती है उसके अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग एक चीज लिखते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड द सिस्टम। इट मीन्स सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना और ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो स्टेम सेल है ये कंप्लीट एक सेल है। अब सेल की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या होती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेल। तो सेल यहां पर स्टेम सेल है। स्टेम सेल मतलब ये भी एक तरीके से एक प्राइमरी सेल है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेल, या हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है प्राथमिक कोशिका। प्राथमिक कोशिका। अब प्राथमिक कोशिका क्या करती है? जो प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल है सबसे पहले बनाती है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, जैसे मैंने आपको ब्लड क्लोटिंग के अंदर फर्स्ट जो कंटेंट बताया था, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, इट मींस इट इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इट विल गोज कन्वर्टेड टू द सिंपल मॉलिक्यूल और उसके बाद क्लोटिंग होती है। सेम वही प्रोसेस आपकी यहां पर है। एक स्टेम सेल जो है, प्राइमरी सेल है, प्राथमिक जो कोशिका है, सबसे पहले बनाएगी आपका प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, एक सेल बनाएगी। अब सेल की स्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छे से देख रखी है कि भाई सेल क्या होती है। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल प्लाज्मा होती है, सेल वॉल होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके के सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं।
लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी के अंदर, ह्यूमन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस कभी नहीं होता। सिर्फ कैमल एक ऐसा जीव है जिसकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ह्यूमन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को आप आपके दिमाग में फिट कर लेना। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ह्यूमन की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता। केवल कैमल के अंदर की आरबीसी जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अब फॉर्मेशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले जो सेल बनेगी स्टेम सेल से वो बनेगी प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट जो है ये बनाएगा इरिथ्रोब्लास्ट। अब ये जो आपकी इरिथ्रोब्लास्ट वाली जो साइट है, यहां से कई सारी चीजें स्टार्ट होती है, जैसे कि आरबीसी का कलर, आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव शेप होता है, आरबीसी का कलर जो है वो रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो इरिथ्रोब्लास्ट जैसे ही सेल बनेगी, यहां पर लॉसेस न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस, मतलब इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं वो डिसअपियर होना शुरू कर देंगे। डिसअपियर मतलब गायब होना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए? एक मैच्योर्ड आरबीसी चाहिए। तो मैच्योर्ड आरबीसी के अंदर ये सभी ऑर्गेनेलिस नहीं होते और ना ही न्यूक्लियस होता है। तो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर इसके जो न्यूक्लियस हैं और जो ऑर्गेनेलिस हैं वो डिसअपियर होना शुरू कर देंगे। तो स्टेम सेल जो प्लूरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल है, यहां से लगाकर इरिथ्रोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट तक की जो पूरी प्रोसेस है ये हो रही है आपके बोन मेरो के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना। केवल इतनी ही प्रोसेस आपकी बोन मेरो के अंदर हो रही है, बट जो मैच्योर्ड आरबीसी रहेगी, मैच्योर्ड आरबीसी ऑटोमेटिक ही आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मिक्स हो जाएगी। अब एक नॉर्मल चीज आप सभी को पता है कि भाई आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो होता है लगभग 120 दिन का। 120 दिन का ही आरबीसी का जीवन काल होता है। फिर किस प्रकार से आरबीसी डिस्ट्रक्ट होती है, उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको किस तरीके से अब्जॉर्ब किया जाता है, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको किस तरीके से बॉडी से आउट किया जाता है, वो पूरी एक कंप्लीट अलग प्रोसेस है। उसको हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम ये देखते हैं कि भाई इरिथ्रोपोइसिस के अंदर आरबीसी का निर्माण किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले स्टेम सेल ने बनाई प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट ने बनाई इरिथ्रोब्लास्ट। अब इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर जैसे ही ये सेल कन्वर्ट होगी, यहां पर एचबी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन का बनना यहां पर शुरू हो जाएगा। अब यहां पर इसके अंदर कलर आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे यहां पर हीमोग्लोबिन आएगा तो हीमोग्लोबिन के साथ में 3 प्रोसेस यहां पर शुरू होगी। सबसे पहली प्रोसेस होगी आपकी बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट का मतलब होता है सेल का जो मीडियम है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका जो मीडियम रहेगा वो बेसोफिलिक रहेगा, बेस रहेगा, मतलब क्षारी रहेगा। अब बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट के बाद में एक नई सेल बनेगी जिसको कहा जाएगा पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। पॉली मतलब अधिक, क्रोमेटोफिलिक मतलब, अगर ये वर्ड अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आरबीसी की एक अलग शेप मिलेगी आपको, जहां पर आपको बहुत सारे फाइबर्स उसके अंदर नजर आएंगे। इसलिए इसको फाइबर्स की वजह से इसको नाम दिया गया है पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। अब पॉलीक्रोमेटो इरिथ्रोब्लास्ट के बाद में वापस एक नई सेल बनेगी जिसको नाम दिया गया है ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थो का मतलब होता है एक तरीके से बोन, बोन मतलब स्ट्रॉन्ग या फिर हार्ड। अब ये जो आपके फाइबर्स हैं ये एक तरीके से हार्ड हो जाएंगे। हार्ड होने की वजह से क्या होगा, एक सेल को एक शेप मिलेगा जिस शेप में वो फिक्स हो जाएगी। अब जैसे आरबीसी में आप लोगों ने पढ़ा है कि इसका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव शेप होता है, तो बाइकॉनकेव शेप में उसको आने के लिए इस प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है, ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट का। अब अगर हम बात करें यहां पर इरिथ्रोब्लास्ट तक, इसके जो ऑर्गेनेलिज हैं, इसके अंदर जो जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सारे डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद होगा इसके अंदर रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट जो है ये मैच्योरेशन से पहले की एक फेज होती है। जब आरबीसी मैच्योर होती है तो उससे पहले की फेज को कहा जाता है रेटिकुलोसाइट। पूरी प्रोसेस जो है बोन मेरो के अंदर हो रही है। बोन मेरो के अंदर तीनों चारों प्रोसेस हो गई आपकी। उसके बाद लास्ट में जो मैच्योर्ड आरबीसी है उसको कहा जाएगा इरिथ्रोसाइट, जो कि सर्कुलेशन के अंदर मिक्स हो जाती है। तो ये तो रही आपकी एक सिंपल प्रोसेस जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि भाई इरिथ्रोपोइसिस किस तरीके से हुई। अब हम एक और सेकंड प्रोसेस देखते हैं इसके अंदर
कि भाई किस तरीके से इरिथ्रोपोइसिस दूसरे चरणों में भी हो सकती है। तो मैंने कुछ सेल्स यहाँ पर डिवाइड की हुई है, कुछ ड्रॉ की हुई है। आप लोगों ने 10th बेस पे, 11th बेस पे, 12th बेस पे सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, मियोसिस, माइटोसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के आधार पर ही आपकी पूरी इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है। सिर्फ नाम जो है इनके कुछ अलग अलग है, कोई भी शुद्ध हिंदी नाम इनका नहीं है। जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं एज इट इज ही आपको इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है आपकी, इसी को ट्रांसफॉर्म करके मैंने यहाँ पर लीड्स टू करके लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेम सेल है, वही स्टेम सेल जो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी आपकी प्राथमिक सेल, मैंने जिसको कहा था प्राइमरी सेल जो है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ बस PHSC, मतलब वही प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल। स्टेम सेल मतलब वही आपकी प्राइमरी सेल। और यहां पर लिखा हुआ है मैंने CFU, मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो स्टेम सेल की एक खासियत होती है, जैसे मैंने आपको अभी सेल डिवीजन के बारे में बताया। तो सेल डिवीजन क्या होता है, सबसे पहले एक मदर सेल होती है, 2 डॉटर सेल बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से फिर 8 बनती है, 8 से 16, 16 से 32, मतलब जो सेल डिवीजन होता है उस तरीके से। तो ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है, एक तरीके से ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करती है ताकि मैक्सिमम अमाउंट में आरबीसी का फॉर्मेशन हो सके। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सबसे पहले एक्टिवेट किसको करेगी, स्टेम सेल को। स्टेम सेल जैसे ही एक्टिवेट होगी, ये जो कमिटेड स्टेम सेल्स हैं ये सभी कमिटेड हो जाएगी, मतलब आपस में फ्यूज हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद क्या होगा, सबसे पहली स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर प्रोनॉर्मोब्लास्ट। प्रो मतलब पहले, नॉर्मो मतलब आकार, और ब्लास्ट का मतलब उसका शेप, एक तरीके उसको आकार देना, पहले से ही एक सेल को एक आकार देना। अब यहां पर एक नया वर्ड आया है जिसको लिखा गया है BFU, मतलब बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट। अब यहां से सेल डिवीजन आपका स्टार्ट होगा। एक सिंगल सेल है यहां पर, ये सिंगल सेल BFU की वजह से अब यहां पर डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, जैसे 1, 2 और ये 3। अब इसके अंदर लास्ट में हमको क्या चाहिए, बगैर न्यूक्लियस की एक आरबीसी चाहिए। अब यहां पर आपको न्यूक्लियस साफ साफ नजर आ रहा है कि सर इसके अंदर तो न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगी प्रोनॉर्मोब्लास्ट के बाद में, वो होगी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट हुआ तो ये जो 3 सेल्स हैं इसके जो न्यूक्लियस हैं ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब एक तरीके से आपने दही देखा होगा, दही किस तरीके से होता है, मट्ठा किस तरीके का होता है, उस तरीके से इसका जो न्यूक्लियस है ये कंडेंस हो जाता है, एक तरीके से कठोर हो जाता है, और इसकी जो सेल वॉल है ये इसके पास आना शुरू कर देता है। कुल मिला के इस न्यूक्लियस को यहाँ से आपको बाहर निकालना है, न्यूक्लियस रहित आपको आरबीसी बनानी है। तो इस सेल वॉल को कंडेंस होने के बाद में सेल वॉल के पास में आएगा और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या हुआ, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होगी इसके अंदर लेट पिक्नोटिक नॉर्मोब्लास्ट। लेट पिक्नोटिक नॉर्मोब्लास्ट। लेट पिक्नोटिक नॉर्मोब्लास्ट के बाद में जैसे ही ये सर्कुलेशन के अंदर आएगी, यहां पर एक नया फॉर्म रिलीज होगा जिसको कहा जाएगा रेटिकुलोसाइट। अब ये जो रेटिकुलोसाइट है वापस वही वाली कंडीशन है आपकी, सर्कुलेशन में मिक्स होने से पहले इमैच्योर आरबीसी है। रेटिकुलोसाइट के अंदर इमैच्योर जो आरबीसी है ऑटोमेटिकली आपकी एक मैच्योर्ड आरबीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अब इसके अंदर से न्यूक्लियस हैं, जितने भी सेल्स के ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिसअपियर हो चुके हैं, इसका जो शेप है बाइकॉनकेव हो चुका है और एज भी कंप्लीटली इसके अंदर अपीयर हो चुका है। तो इस तरीके से यहां पर आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और इस पूरी प्रोसेस को अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर देखा जाए, सामूहिक रूप से देखा जाए, तो उसको नाम दिया गया है इरिथ्रोपोइसिस। थैंक यू।